नाज़रीन आदाब। उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा नदी की खूबसूरती के मंसूबे पर असेंबली में गर्मा गर्म बहस। टेंडर मुकम्मल करके पहले मरहले का काम 31 मार्च तक मुकम्मल करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। कितना खर्च होगा, फंड्स कहां से आएंगे, हरीश राव का सवाल। बीआरएस ने ऐवान में बोलने का मौका न देने का इल्जाम लगाते हुए किया वॉकआउट। हरीश राव ने असेंबली इजलासों के बाइकआउट का किया इंकशाफ। कृष्णा पानी और पालमरू प्रोजेक्ट पर बहस करने कांग्रेस का मुतालबा। जीएचएमसी म्युनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल असेंबली में पेश। बीजेपी ने की मुखालिफत, सीपीआई ने बिल का किया खैर मकदम। इंतजामी निजाम को मजबूत बनाने के लिए लिए जा रहे हैं अहम फैसले, श्रीधर बाबू का इंकशाफ। हिंदुस्तान को अपने लोगों को दहशतगर्दी से बचाने का है हक, जयशंकर का तासुर। मरकजी वजीर ने कहा अरुणाचल प्रदेश हमेशा हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा रहेगा। मरकज का घरेलू सार्फिन के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे से गुरेज। 500 रुपए के नोट वापस न लेने की भी की गई वजाहत। और जबरदस्त इजाफे के साथ हुआ स्टॉक मार्केट का इख्तिताम। निफ्टी अब तक की बुलंद तरीन सतह पर, सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स का हुआ इजाफा। और पेश खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि टेंडर्स 31 मार्च तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और मूसा नदी की खूबसूरती का पहला मरहला शुरू किया जाएगा। उन्होंने ऐवान में ऐलान किया कि मूसा कैचमेंट के इलाकों में रहने वालों को सहूलियात फराहम करने के बाद दीगर मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास में मूसा नदी की खूबसूरती के मसले पर तवील बहस हुई। इस मामले पर हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान तनकीदों का सिलसिला जारी रहा। पेश हैं मजीद तफसीलात। सरमाई इजलास के दूसरे दिन मूसा नदी की खूबसूरती के मसले पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। सवाल जवाब के सेशन के दौरान अरकान ने मूसा नदी की खूबसूरती पर सवालात किए। इस मसले पर बात करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि नदी कैचमेंट वाले इलाकों में खूबसूरती पर एक मुताला किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मूसा नदी में साल भर पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि मूसा नदी प्यूरिफिकेशन कंसल्टेंट के लिए आलमी टेंडर्स तलब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तखमीनों का ऐलान उस वक्त तक नहीं किया जब तक कंसल्टेंट डीपीआर जमा नहीं कराती। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गोदावरी से 20 टीएमसी शहर को मुंतकिल करने का मंसूबा है। रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया कि मूसा नदी, ईसी और गोदावरी नदियों के संगम पर तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। हम आइंदा 2 बरसों में गोदावरी के पानी को गंडीपेट में मुंतकिल कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने 31 मार्च तक टेंडर मुकम्मल करने और पहले मरहले को शुरू करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसी कैचमेंट एरिया में रहने वालों को सहूलियात फराहम की जाएंगी और उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। गोदावरी नदी जलाలను ఈ రోజు తరలించుకొచ్చి మూసీ నది ఈసీ నదిలో వదిలి ఈ రోజు 3 నదుల యొక్క సంగమం చేసి ఈ రోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని పనులు ప్రారంభించిన అధ్యక్ష। దీని అంచనాలు ఏంది, నీళ్లు ఏంది, ఏ విధంగా చెక్ డ్యాంలు కడతాం, ఏ విధంగా నీళ్లు తీసుకొస్తామో ఈ రోజు ఉత్తి నీటి ప్రవాహమే కాదు అధ్యక్ష। ఈ ప్రాజెక్టు పేరు గండిపేట నుంచి గౌరెల్లి, గండిపేట దగ్గర ప్రారంభమై రామోజీ ఫిలిమ్స్ దగ్గర గౌరెల్లి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ की कनेक्ट అవుతుంది అధ్యక్ష। ఇది 55 కిలోమీటర్ల అధ్యక్ష। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि मूसा नदी तरक्याती मंसूबे पर मंसूबाबंदी, तज्जिया और डिजाइन पर डीपीआर 18 माह में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी सरोवर को तरक्की देने की तजवीज है। ఉస్మాన్ సాగర్ నుండి గౌరెల్లి వరకు, హిమాయత్ సాగర్ నుండి బాపుఘాట్ వరకు కన్సార్షియం అధ్యయనం గాని ప్రణాళిక విశ్లేషణ డిజైన్ తయారు చేసి 18 నెలల్లోపు ఈ క్రింది డీపీఆర్లను సమర్పిస్తుంది అధ్యక్ష। कबल अजीज सवाल जवाब के सेशन के दौरान बीआरएस एमएलए हरीश राव ने सवाल किया कि मूसा नदी की खूबसूरती पर कितना खर्च किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि 2013 के आराजी हुसूल कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि मूसा नदी की खूबसूरती के लिए कितनी सरकारी और निजी जमीनें हासिल की जा रही हैं। हरीश राव ने कहा कि गोदावरी का साफ पानी मूसा नदी में छोड़ना खुशी की बात है। రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కు డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే డబ్బులు లేవంటున్నారు।
మూసీ సుందరీకరణ మీద 1,00,000 కోట్ల 1,50,000 కోట్ల ఎంత ఖర్చు పెడతామనుకుంటుంది ప్రభుత్వం? సూటిగా సమాధానం చెప్పండి. 2, ఇప్పటి వరకు మూసీ సుందరీకరణలో ఎన్ని నివాసాలు కూల్చివేశారు? एमआईएम के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि इस इलाके में कितनी महफूज जमीनें और प्राइवेट जायदादें हैं जहां मूसा नदी की सफाई की जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जोर दिया कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के साथ तारीखी यादगारों का भी तहफ्फुज किया जाए। उस्मान सागर एंड हिमायत सागर बोल के बोले हैं साहब, बापू घाट तक 55 किलोमीटर। सर मैं ये भी जानना चाह रहा हूं सर कि इसमें आपने डिफेंस की लैंड के बारे में जिक्र किया है सर, इसमें प्राइवेट लैंड्स कितने हैं, इसमें दूसरे प्रॉपर्टीज कितने हैं, उसका पूरा डिटेल क्या आप देंगे? वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि मूसा नदी से मुतालिक अराकीन की तजावीज को कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि डीपीआर मुकम्मल होने के बाद वो अरकान से मशवरा करेंगे और उनकी तजावीज को कबूल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। बीआरएस पार्टी ने असेंबली के सरमाई इजलास का बायकॉट किया। बीआरएस कायदीन ने यह कहते हुए असेंबली का बायकॉट किया कि स्पीकर उन्हें असेंबली में बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बीआरएस सरकार ने स्पीकर के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए गन पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया। बादशाह हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए बस इख्तियार पार्टी को असेंबली में जमहूरी इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर मजरूह करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीएसी इजलास में किए गए फैसलों के खिलाफ असेंबली का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वज़ीर आला असेंबली में नामुनासिब बात कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि उन्हें वज़ीर आला के तबसरों के खिलाफ एहतजाज का मौका भी नहीं दिया गया। हरीश राव ने इंकशाफ किया कि इजलासों के बायकॉट का फैसला चीफ मिनिस्टर के तबसरों और स्पीकर के रवैये की मुखालिफत में लिया गया है। తెలంగాణ శాసనసభ అంతా కూడా ఏకపక్షంగా ఒకే సైడు గడపడం పట్ల మా తీవ్రమైన నిరసన తెలియజేస్తూ ఈ రోజు సభ నుంచి వాకౌట్ చేసి మేము బయటకు రావడం జరిగింది. బీఏసీ మీటింగ్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు వేరు, ఈ రోజు శాసనసభలో బీఏసీ నిర్ణయాలని చెప్పి పెట్టింది పూర్తిగా వేరుగా పెట్టారు. ఇలా మేము ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన వ్యాఖ్యల మీద మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తాము, మా యొక్క సూచనలు ఇస్తాము అంటే అసలు మాకు మైకే ఇవ్వడు. మాకు మైక్ ఇవ్వకుండా ఇంకొక విపక్షానికి మైక్ ఇచ్చారు, సంతోషం. మరి ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి మైక్ ఇయ్యారా? అంటే మీరు సభ ఏంది, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మైక్ ఇయ్యము, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాట్లాడొద్దు అనే పద్ధతి ఉంటే మరి మేము సభకు ఎందుకు రావాలి? कांग्रेस ने असेंबली इजलासों का बायकॉट करने पर बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए वजीर जोपली कृष्ण राव ने बीआरएस पर तनकीद की कि वो पानी के मसले से मुतालिक सच्चाई के सामने आने के खौफ से असेंबली से भाग रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कृष्णा पानी और पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर असेंबली में बहस की जाए। जोपली ने कहा कि केसीआर को सिर्फ उन मसाइल पर बात करनी चाहिए जिन पर वो असेंबली के बाहर बात कर रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है कि स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वजीर जोपली ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने अपने दौरे इख्तियार में कांग्रेस कायदीन को मुअत्तल कर दिया जिन्होंने माजी में असेंबली में एहतजाज किया था। నీటి కేటాయింపులు, ప్రాజెక్టులు, నిధులు, పాలమూరు ప్రాజెక్టు అన్నింటిపైన చర్చ జరగడం, ఎవరు తప్పిదాలు చేసిర్రు, ఎవరు పాలమూరు జిల్లాకు, ఎవరు కృష్ణా జలాలకు అన్యాయం చేసిర్రు, ఏ ప్రభుత్వాలు చేసినాయి, ఎక్కడ అవినీతి జరిగింది, మొత్తం కాలువలేంది, పంపులేంది, నిధులేంది, వ్యవహారం ఏంది, మొత్తం పూసగుచ్చినట్టుగా శాసనసభ వేదికగా చర్చిద్దామని చెప్పిన తర్వాత మీ బండారం బయటపడుతుంది. ఈ సాకును చూపించి శాసనసభకు రాకుండా తప్పించుకోవడం కోసం మాత్రమే ఈరోజు మీరు చేసిన డ్రామా స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది. दरियाई पानी पर असेंबली में गर्मा गर्म बहस जारी है। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने एपी और तेलंगाना रियासतों के दरमियान पानी के तनाज़ात को हल करने की सिमत में एक अहम फैसला लिया है। मरकजी आबी कमीशन ने तेलुगु रियासतों के दरमियान दरियाई पानी के तनाज़ात को हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी है। सेंट्रल वाटर कमीशन की सदारत में तश्कील दी गई इस कमेटी में दोनों रियासतों के आबी वसाइल के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ साथ कृष्णा और गोदावरी बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल हैं। एपी और तेलंगाना से 4 ओहदेदारों को कमेटी में जगह दी गई है। मरकजी वजीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल की सदारत में 16 जुलाई को हुई मीटिंग में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के दरमियान आबी तनाज़ात को हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया था। इसके अलावा मसाइल को मुशावरत से हल करने का भी फैसला किया गया था। मरकजी हुकूमत ने इस कमेटी में मरकजी आबी वसाइल के महकमे के साथ साथ
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के अहदेदारों और तकनीकी माहिरीन को मुकर्रर करने के लिए उस वक्त लिए गए फैसले के मुताबिक एक कमेटी तश्कील देने के अहकाम जारी किए हैं। यह कमेटी पोलावरम, बनकचरला और नलमला सागर प्रोजेक्टों के साथ साथ दीगर तनाज़ात को हल करने के लिए काम करेगी। रियासत के शहरी तरक्यात के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद को कितने कॉरपोरेशनों में तकसीम किया जाए, इस पर सबकी राय ली जाएगी। वजीर श्रीधर बाबू ने कानून साज असम्बली में GHMC और म्युनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल पर बहस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर हैदराबाद को 3 कॉरपोरेशनों में तकसीम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए वसी तर इंतजाम का अमल शुरू किया गया है। श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद में आलूदगी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और हवा का मेयार 174 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर की सनतों को ORR के दूसरी तरफ मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है, इससे पहले कि सूरत हाल मजीद खतरनाक हो। उन्होंने कहा कि शहर में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। श्रीधर बाबू ने मजीद कहा कि मेट्रो को वसअत देने का मंसूबा बनाया जा रहा है ताकि पूरे हैदराबाद का अहाता किया जा सके और इजाजत और इंतजाम के मामले में किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए हुकूमत ने इसे संभाल लिया है। ప్రత్యేకంగా ఇవన్నీ చేయడానికి ప్రధానమైన ఉద్దేశం పౌర సేవలకు సంబంధించి పౌరులకు సంబంధించి మౌలిక వసతులు కల్పించడానికి త్రాగునీరు అదే విధంగా రోడ్లు డ్రైనేజీలు మరి ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లో మరి సోదరులు చెప్పినట్టు డెఫినెట్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ సంబంధించిన అంశం విషయంలో ప్రస్తావన వారు తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష। హైదరాబాద్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 174 డెఫినెట్లీ అలార్మింగ్ అధ్యక్ష। దీనికి సంబంధించి కూడా ఏ విధంగా ఫ్యూచర్ సిటీ ఎందుకు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం అంటే సార్, ఒక్కటి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి కూడా నెట్ జీరో సిటీగా ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు, పొల్యూషన్ అదే విధంగా ఎయిర్ క్వాలిటీ వాటర్ క్వాలిటీ సస్టైనబుల్ గా ఉండాలనే ఆలోచన దృక్పథంతో भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल और GHMC एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत की है। बीजेपी रुकन असम्बली P हरीश बाबू ने बिल को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि यह बिल राय आमा के खिलाफ है। हरीश बाबू ने असम्बली में हुकूमत की तरफ से पेश करदा म्युनिसिपल और GHMC एक्ट तरमीमी बिल पर बहस के दौरान बात की। उन्होंने कहा कि बिल में कोई वजाहत नहीं है और अपोजिशन अरकान को भी बिल के बारे में आगाह नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलतियों को दुरुस्त किए बगैर बिल की तश्कील की मुखालिफत कर रही है। हरीश बाबू ने कहा कि 51 गांव पंचायतों को म्युनिसिपैलिटी में जम करने और उन्हें फौरी तौर पर GHMC में जम करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हरियाली से भरे देहात गायब हो रहे हैं। P हरीश बाबू ने खदशा जाहिर किया कि इस बिल से कारीगरों और जात के कारकुनों को भी खतरा होगा। అనుకున్నట్టు 3 కార్పొరేషన్లుగా చేయడం తోటి పూర్తిగా అర్బనైజేషన్ వలన నగర శివారు ప్రాంతాలు పూర్తిగా ఇంతకుముందు ఏవైతే పచ్చదనంతో కలకలలాడుతుండేవో ఇప్పుడు పచ్చదనం కానివ్వండి పర్యావరణం కానివ్వండి రాజధానికి దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది అధ్యక్ష। వ్యవసాయం దాదాపు కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది। ఇవాళ చేతి వృత్తులు కుల వృత్తులు కూడా ఇప్పటికీ ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి రజక తదితర కులాలన్నీ కొనసాగుతున్నాయి అధ్యక్ష। ఈ ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ వలన పూర్తి కుల వృత్తులకు ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది। పర్యావరణం అడవులు వేల ఎకరాల అటవీ భూములు GHMC పరిధిలోకి వస్తాయి అధ్యక్ష। రాజధాని నలుమూలల అడవులు ఉండడం వల్ల పర్యావరణం కొంత కాపాడబడ్డది, ఇప్పుడు కాలుష్యం కోరలో చిక్కునే ప్రమాదం ఉంది। భవిష్యత్తులో ఈ పరిస్థితి కూడా ఉండదు అధ్యక్ష। CPI MLA के सांबा शिवराव मशवरा दिया कि रियासती हुकूमत को GHMC के इंतजाम के सिलसिले में चौकसी से काम लेना चाहिए। कानून साज असम्बली में म्युनिसिपल और GHMC तरमीमी बिल पर बहस के दौरान बात करते हुए सांबा शिवराव ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बलदियात के इंतजाम के साथ हैदराबाद एक बड़ा शहर बन गया है। उन्होंने तजवीज़ दी कि बढ़ते हुए रकबे के मुताबिक इंतजामी सलाहियत में इजाफा किया जाए। CPI MLA ने मशवरा दिया कि अजला के इंतजाम से हैदराबाद एक आलमी मेयार का शहर बनकर उभरेगा, लेकिन कोई भी फैसला मुकम्मल मुताले के बाद ही किया जाना चाहिए। పెద్ద ప్రపంచ మహానగరాల్లో ఒక మహానగరంగా హైదరాబాద్ ఉందని ఆ క్రెడిట్ కోసం చేస్తే మాత్రం మనకి భవిష్యత్తు ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది। అదే పద్ధతుల్లో ఈ హైదరాబాద్ సంబంధించి ఇప్పటికే అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు భవిష్యత్తు ప్రమాదాలు లేకపోతే ఇటువంటి కొంత ఒక ఎక్స్పర్ట్స్ని కూర్చోబెట్టుకుని అన్ని వైపులా
కాలుష్యం అయితే ఎలా, లేకపోతే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎలా, లేకపోతే ఇంకా రోడ్స్. रियासती खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर सीताक्का ने कहा कि रोजगार गारंटी स्कीम देही इलाकों में गुर्बत के खात्मे के लिए बहुत मुफीद रही है। वजीर ने असम्बली इजलासों में रोजगार गारंटी स्कीम पर बहस के दौरान ये बात कही। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से इस स्कीम का नाम तब्दील करने पर एतराज किया, जिसे गैर हुनरमंद कारकुनों को रोजगार फराहम करने के मकसद से लाया गया था। उन्होंने कहा कि वो गांधी का नाम हटाने की मुखालिफ हैं। పేరు మార్పుతో సహా మరి రాష్ట్రాల మీద మొత్తం భారాన్ని వేసినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు 50 రోజులు మనమే పని కల్పించాలి, దాంట్లో మరి 40% అన్ని రకాలుగా భారాన్ని, ఆర్థిక భారాన్ని మీరే మోయాలి అని కేంద్రం తెచ్చుకొచ్చినటువంటి నూతన చట్టంలో ఉంది అధ్యక్ష. పాత చట్టాన్ని అదే విధంగా ఈ దేశం కోసం పోరాడినటువంటి మహనీయుడు మహాత్ముని పేరును కొనసాగించాలని ఈ రోజు మీ ముందు చర్చకు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. एमएलसी के कविता ने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी से उनका इस्तीफा कबूल करने की दरख्वास्त की। कविता, जो असेंबली इजलास के दौरान कानून साज कौंसिल में आई थी, ने चेयरमैन गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो आज कानून साज कौंसिल में यह दरख्वास्त करने आई हैं कि उनका इस्तीफा कबूल किया जाए। बाद में कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने केसीआर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरों की मजम्मत की। कविता ने मशवरा दिया कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना तहरीक के लीडर के बारे में बात करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। वो चाहती थी कि केसीआर असेंबली में आकर दरियाई पानी के मसले पर बात करें। एमएलसी कविता ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए बीआरएस पर इल्जाम लगा रही है। మరి ఇవాళ నేను రాజీనామా చేసి దాదాపుగా 4 నెలలు, రేపు 3వ తారీఖు అయితే 4 నెలలు అవుతుంది. కానీ ఇంతవరకు నా గౌరవ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్ గారు నా రాజీనామాను ఆమోదించలేదు. అందుకనే ప్రత్యేకించి ఇవాళ వారు వచ్చి కలిసి మరి నా రాజీనామాను ఆమోదించే ముందు నాకు ఒకసారి కౌన్సిల్లో మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 5వ తారీఖు అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. వారు 5వ తారీఖు ఇచ్చే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మరి నా రాజీనామాకు కారణాలు ఏంటో కూడా సవివరంగా వివరించి ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ నేను మళ్ళొకసారి నా రాజీనామాను యాక్సెప్ట్ చేయమని అడగబోతా ఉన్నాను. సో ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वजीर कोमाटी रेड्डी ने एमएलसी कविता के तबसरों की मजम्मत की। कोमाटी रेड्डी ने कहा कि वो कविता के इस एतराफ का खैर मकदम करते हैं कि बीआरएस ने पालामू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में गलती की है। उन्होंने केसीआर और हरीश राव के तई कविता के रवैये पर तनकीद की। केसीआर के खिलाफ की गई तनकीद का जवाब देते हुए कविता से पूछा कि जब हरीश राव पर तनकीद होती है तो वो खामोश क्यों रहती हैं। उन्होंने सबसे पहले कविता से मुतालबा किया कि वो बताएं कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर कविता ने केसीआर के दौरे हुकूमत में नलगुंडा जिले के साथ होने वाली नाइंसाफी पर सवाल उठाया होता। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो चेन्नई में मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्ट के इफ्तिताह के मौके पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की एक खातून को चीन के शंघाई हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन पर रोका गया। जयशंकर ने कहा कि लोगों की नक़ल हरकत को कंट्रोल करने वाले बैनुल-अक़वामी उसूल और ज़वाबित हैं, इसलिए ममालिक को उनकी पाबंदी करनी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान को अपने लोगों को दहशतगर्दी से बचाने का हक है। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी दुनिया को एक खानदान के तौर पर देखती है। उन्होंने कहा कि हम इसी तस्वुर के साथ काम कर रहे हैं। Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि महाराष्ट्र के पालघर में यहां जोड़ने वाली तकरीबन 1.5 किलोमीटर सुरंग की खुदाई मुकम्मल हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में कुल 7 पहाड़ी सुरंगें और 1 समंदरी सुरंग है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की दूसरी पहाड़ी सुरंग है। मरकजी वजीर ने कहा कि बुलेट ट्रेन मुतवस्सित तबके के लिए नक्ल हमल के सस्ती और आसान जरिए के तौर पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बुलेट ट्रेन आइंदा साल 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगी। अश्विनी वैष्णो ने कहा कि
इससे 508 किलोमीटर तवील हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर बड़े शहरों जैसे साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बलेमोरा, बोईसर, विरार, थाने और मुंबई से सफर करेगी। कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई का स्टेशन बीकेसी में है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था, तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा, इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने वाज़ेह किया है कि घरेलू सार्फिन के लिए एलपीजी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये वजाहत कुछ मीडिया आउटलेट्स में आने वाली खबरों के बाद सामने आई है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत का तयन मार्केट करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि सार्फिन के लिए 950 रुपये की 14.2 किलोग्राम खाना पकाने वाली गैस PMUY से मुस्तफीद होने वालों के लिए 553 रुपये में दस्तयाब है। इंकशाफ हुआ कि अगस्त 2023 में इसे 903 रुपये से कम करके नवंबर 2025 में 553 रुपये कर दिया गया है। मरकज ने 500 रुपए के नोट वापस लेने की मुहिम की मजम्मत की है। PIB फैक्ट चेक ने वाजे किया है कि RBI ने कहीं भी ऐलान नहीं किया है कि वो 500 रुपए के नोट बंद कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन खबरों की तरदीद की है कि वो उन्हें मार्च से वापस ले रहा है। PIB ने इंकशाफ किया है कि RBI ने नोटबंदी से मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया है। उसने वाजे किया है कि इस वक्त ज़ेर गर्दिश 500 रुपए के नोट कानूनी टेंडर हैं और उन्हें मामूल के मुताबिक लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। BRS MLA कोटा प्रभाकर रेड्डी ने हैदराबाद में दुर्गम चेरू पर तजावजात के इल्जामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि इल्जामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं और इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर यह साबित हो जाए कि सरकारी आराजी पर कब्जा किया गया है तो वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ सरकारी लैंड यार्ड तक नहीं है। BRS लीडर ने कहा कि इस इलाके में प्राइवेट बसों की पार्किंग फितरी है। उन्होंने कहा कि वो मुकदमा कानूनी तौर पर लड़ेंगे। आइंदा माह शुरू होने वाले इंटर इम्तिहानात के पेश नज़र तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक और अहम फैसला लिया है। इंटर के इम्तिहानात तलबा के लिए एक और सहूलत लेकर आए हैं। बयान में कहा गया है कि इम्तिहानात के हॉल टिकट तलबा के वालिदैन के व्हाट्सएप नंबर्स पर बराह रास्त भेजे जाएंगे। तेलंगाना में 25 फरवरी से इम्तिहानात शुरू होंगे। इसके साथ ही कहा गया कि हॉल टिकट्स वालिदैन के व्हाट्सएप नंबर पर 45 दिन पहले भेजे जाएंगे। बोर्ड हुकाम का कहना है कि इससे हॉल टिकट पर गलतियों का जल्द पता लगाया जा सकेगा। अगर हॉल टिकट में तफसीलात में कोई खामी है तो इंटर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल को मुतल्ला किया जाए। रामागुंडम के GM ललित कुमार ने कहा कि सिंगारिणी कंपनी ने गुज़िश्ता 7 महीनों में कोयले की शानदार पैदावार हासिल की है। उन्होंने पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम GM ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रवा माली साल में 72 मिलियन टन कोयले की पैदावार के हदफ के मुकाबले में 43 मिलियन टन कोयले की पैदावार हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि मेहनतकशों के लिए दिल से मुताल्लिक अस्पताल बनाया जा रहा है। इस तरह बताया गया कि 350 नए क्वार्टर्स भी तामीर किए गए हैं। ఈ సంవత్సరం 72 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి లక్ష్యం పెట్టుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 51 లక్షల టన్నులకు గాను 43.9 లక్షలతోని సాధించి 85% ఉంది. అట్లనే RG1 ఏరియా ఈ సంవత్సరం 33 లక్షలకు గాను 29.6 లక్షలతో 90% ఉంది. ఈ విధంగా ఇటు OC5 ఏదైతే ఉందో అది 101%తో ఉంది. RG1 ఏరియాలో ఉన్నది. ఈ యొక్క లక్ష్యాల PM विश्वकर्मा स्कीम, जिसे वजीर आजम मोदी ने मुतारिफ कराया था, पेद्दापल्ली जिले में कामयाबी के साथ नाफिज की जा रही है। इसके हिस्से के तौर पर इस स्कीम में तरबियत याफ्ता मुस्तफिदीन को MSME के ज़ेर एहतमाम बेदारी फराहम की गई है। नेशनल SC कमीशन के रुकन वडीपल्ली रामचंद्र और MSME के सहूलतकार
AD शरत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस्तेफादा कुनिंदगान को PM विश्वकर्मा स्कीम के फवायद के बारे में वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि जिले में 1300 मुस्तहकीन के खातों में 12 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। बताया गया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई ONDC वेबसाइट पर तरबियत फराहम की जा रही है। नेशनल ST कमीशन के रुकन वडीपल्ली रामचंद्र ने कहा कि लोगों को मरकजी हुकूमत के कर्जों का फायदा उठाना चाहिए। సో దీంట్లో లబ్ధిదారులందరికీ ఏంటంటే ఒకసారి అమౌంట్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, ఆన్లైన్ బోర్డింగ్ ఎలా చేయాలి, దాని తర్వాత ప్రైసింగ్ ఎలా చేయాలి, దానికి ప్రొజెక్ట్ ఎలా దాని ప్యాకింగ్ ఎలా చేయాలి. సో ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వల్ల డిజిటల్ లిటరసీ దాని నుంచి బెనిఫిట్ ఏముంది, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎంటర్ అవుతే ఏముంది, ఇప్పుడు ONDCలో ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఉంది. PM విశ్వకర్మ యోజన పథకంలో భాగంగా పెద్దపల్లి లోపట ఒక 100 మందికి మాన్య ప్రధానమంత్రి గారు వారి యొక్క పథకంలో ఈరోజు లోన్స్ వితరణ జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా నేను రావడం జరిగింది. ईरान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान में कशीदगी पर रद्दअमल जाहिर किया है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की तो मुजाहिरीन की हिमायत करेंगे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन फसादात की वजह से मुल्क में बहुत से लोग मर चुके हैं। सीनियर ईरानी अहदेदार ने ट्रंप के तबसरे का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहा है और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मंडियों से मिले जुले इशारों के बावजूद मुकामी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जबरदस्त इजाफे के साथ खत्म हुए। सेंसेक्स ने 500 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा किया, जबकि निफ्टी ने तमाम वक्त की बुलंदियों को छू लिया। तेजी से शुरू होने वाले बाजारों में दिन भर तेजी रही। बाजारों के इख्तिताम तक सेंसेक्स 573 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 85,762 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 182 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 26,340 पर बंद हुई। सेंसेक्स 30 इंडेक्स में NPTC, ट्रेंट बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और मारुति सुजुकी के हिस्से अहम फायदेमंद थे। ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और अल्ट्राटेक समेत के हिस्से को नुकसान का सामना करना पड़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए की शरह तबादला एक बार फिर 90 का हिस्सा अबूर करके 90 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गई। मौसम रियासत में खुश्क मौसम जारी है, जबकि धुंध भी बहुत ज्यादा है। अगरचे सर्दी में कुछ कमी आई है, ताहम कई इलाके अब भी धुंध की लपेट में हैं। सुबह के वक्त सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे के बाद भी धुंध का असर कम नहीं हो रहा है। मौसमियात के मरकज ने कहा है कि रियासत में खुश्क मौसम मजीद एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक बार फिर नजर। आदाब, शब खैर। मूसा नदी की खूबसूरती के मंसूबे पर असेंबली में गर्मा गर्म बहस। टेंडर मुकम्मल करके पहले मरहले का काम 31 मार्च तक मुकम्मल करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। कितना खर्च होगा, फंड्स कहां से आएंगे, हरीश राव का सवाल। BRS ने ऐवान में बोलने का मौका न देने का इल्जाम लगाते हुए किया वॉकआउट। हरीश राव ने असेंबली इजलासों के बाइकआउट का किया इंकशाफ। कृष्णा पानी और पालमरू प्रोजेक्ट पर बहस करने कांग्रेस का मुतालिबा। GHMC म्युनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल असेंबली में पेश। बीजेपी ने की मुखालिफत, CPI ने बिल का किया खैर मकदम। इंतजामी